इक एवं अच के ह्रस्व एवं दीर्घ दोनों ही वेद अभीष्ट हैं। इक एवं अच के ह्रस्व एवं दीर्घ दोनों ही वेद अभीष्ट हैं। दूसरा बिंदु, यहां पर किस इक को कौन सा यण होगा? इसकी व्यवस्था स्थानींतरतमः सूत्र कर देता है। इस एक को कौन सा यण होगा, इसकी व्यवस्था स्थानींतरतमः सूत्र कर देता है। स्थानींतरतमः सूत्र कर देता है। अब सूत्र डालें स्थानींतरतमः। वृत्ति लिखेंगे प्रसंगे सति सदृशतम प्रसंगे सति सदृशतमः आदेशः स्यात्। सदृशतम आदेशः स्यात्। अर्थ लिखें, यदि एक के स्थान पर, भाई शुद्धि उपास्य में ई है एक शुद्धि, अब उस ई के स्थान पर यण हो जाएगा। अब यण में तो गुरुजी 4 अक्षर आ गए, कौन सा यण करें? जब एक के स्थान पर बहुतों की प्राप्ति हो रही हो तो स्थानीय के स्थान पर जो आदेश होगा वो सबसे निकटतम आदेश होगा। ठीक है, तालु की जगह तालु वाला। तो लिखें, जब एक के स्थान पर बहुतों की प्राप्ति कोष्टक में लिखें प्रसंग। पेपर में पूछा जा चुका है, यहां प्रसंग शब्द का क्या तात्पर्य है? प्राप्ति। जब एक के स्थान पर बहुतों की प्राप्ति हो रही हो तो स्थानीय के स्थान पर जो आदेश होगा वह अत्यधिक निकटतम आदेश होगा। अत्यधिक निकटतम आदेश होगा। निकटतम कोष्टक में लिखो सदृशतम। सदृशतम का अर्थ क्या है? निकटतम। सदृशतम आदेश होगा। नीचे स्टार बिंदु डालते हुए लिखे सदृशता। सदृशता 4 आधारों पर देखी जा सकती है। सदृशता 4 आधारों पर देखी जा सकती है। अर्थ, मात्रा, प्रयत्न एवं स्थान। तीन को काट दो, न तो अर्थ की दृष्टि से समानता देख सकते हम, न मात्रा की दृष्टि से, न प्रयत्न की दृष्टि से। ठीक है, यहां पर सदृशता केवल स्थान की दृष्टि से देखी जा सकती है। चाहो तो नीचे लिख दो, यहां पर सदृशता केवल, नीचे लिख देना, यहां पर सदृशता केवल
स्थान की दृष्टि से ही देखी जा सकती है। स्थान मतलब उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान की दृष्टि से ही देखी जा सकती है। अगला बिंदु देखो, सूत्र में ये कहा गया है ना, सूत्र में जो मैंने कल की क्लास में पढ़ाया था, एक वो यणची, वही चल रहा है आज भी। एक वो यणची, एक वो यणची में कहा था एकह स्थाने यण स्यात् अच परे, ठीक है ना। एक के स्थान पर यण हो जाता है यदि बाद में अच बैठे हुए हो तो। अब यहां अच से मतलब केवल और केवल क्या है, असमान अच है। अगर समान होगा तो वह किसका विषय है, दीर्घ का। तो एक बिंदु और लिख लेते हैं। सूत्र के अनुसार ऐसे लिखना। तीसरा बिंदु, सूत्र, यण संधि का सूत्र कौन सा है, एको यणची। तो लिखें सूत्र के अनुसार एक के स्थान पर यण हो जाता है, एक के स्थान पर यण हो जाता है यदि आगे असमान स्वर बैठा हुआ हो तो। यदि आगे असमान स्वर बैठा हुआ हो तो। यदि समान होंगे, यदि एक प्रत्याहार के बाद में, ऐसे लिखना, यदि एक प्रत्याहार के बाद में समान अच होंगे तो वह, एक प्रत्याहार के बाद में समान अच होंगे तो वह दीर्घ संधि का विषय है। तो हमें क्या समझना है, एक के बाद असमान होगा तो ही एक को क्या होगा, यण, ठीक है ना। तो हमने तीन खास बात बताई इसमें, इको यणची में। पहली बात बताई हमने कि यहां एक एवं अच के ह्रस्व एवं दीर्घ दोनों ही वेद क्या हैं, अभीष्ट हैं। दूसरी बताई किस एक को कौन सा यण होगा, इसकी व्यवस्था स्थानांतरतमा सूत्र करता है। ठीक भाई, यानी इस एक के स्थान पर जब अनेकों की प्राप्ति हो रही हो तो स्थानीय के स्थान पर जो आदेश होगा वो निकटतम आदेश होगा, और निकटता केवल यहां स्थान की दृष्टि से देखी जा सकती है। अगली बात बताई कि सूत्र में जो अच कहा गया है ना, कोई विद्वान आपसे ये पूछे कि गुरुजी यहां कहां कहा गया है कि असमान अच बैठा हुआ हो, इसने तो ये कहा है कि एक के स्थान पर यण कर दो यदि आगे अच हो तो। लेकिन आचार्य कहने लगे कि आगे एक संधि आने वाली है, अकह सवर्णे दीर्घः। अक में तो ई उ रील री भी आ जाते हैं, और आगे उसने ये कहा है कि इनके आगे सवर्ण होगा तो दीर्घ होगी, तो उस विषय को हटा दो ना। हटाने के बाद उत्तर निकल के आ गया कि इस इक के स्थान पर यण तभी होगा जब आगे असमान होंगे, क्योंकि समानता का विषय तो दीर्घ संधि ने छीन लिया। अब हम कह सकते हैं कि ई उ रील री, ये जो यण संधि है ना, यण संधि के सारे सारे उदाहरण है ना, टोटली किसके अपवाद बन जाएंगे, ये दीर्घ संधि के, दीर्घ संधि के अपवाद बन जाएंगे। यण संधि ही दीर्घ संधि का अपवाद हो गई, क्योंकि अकह सवर्णी दीर्घ कहता है ना, और अक में इक भी आ जाते हैं, आगे एक नहीं आगे कि इक के बाद में अच बैठे हो तो यण करो, और अक में इक भी आ गए तो इसलिए अपवाद बन गई, किसका, दीर्घ संधि का अपवाद। तो लिख दो अगला बिंदु, यण संधि कोष्टक में लिखो इको यणची, इको यणची कोष्टक बंद। अकह सवर्णे दीर्घः, अकह सवर्णे दीर्घः, अकह सवर्णे दीर्घः, दीर्घः, कोष्टक में लिख दो दीर्घ संधि का अपवाद है। यण संधि दीर्घ संधि का अपवाद है।
यण संधि किसका अपवाद है? पूरी की पूरी यण संधि दीर्घ संधि का अपवाद है। अगर तुमसे पूछ ले कि शुद्ध्युपाशः यह उदाहरण किस संधि का अपवाद है, तो उत्तर आएगा दीर्घ, और संधि कौन सी है? यण। क्लियर है? ठीक है ना? आया ना समझ में? दीर्घ का अपवाद है कौन? यण संधि। क्योंकि दीर्घ संधि क्या कहती है? अक के बाद में अरे भाई सवर्ण बैठे हुए हों तो भैया अक के स्थान पर, अक और सवर्ण के स्थान पर दीर्घ कर दो। अब अक के अंतर्गत इक भी आ गए और सवर्ण जो दिखाई दे रहे वो अच भी हैं, तो नियम तो दीर्घ का कहता है, लेकिन इसने उस दीर्घ में से इन उदाहरणों को छीन लिया। किसने? यण संधि वाले के इक के बाद में अब सवर्ण नहीं असवर्ण हो तो इक को क्या हो जाएगा? यण। ठीक है ना? तो अधिक क्षेत्र क्या होता है? उत्सर्ग, और सीमित क्षेत्र क्या होता है? अपवाद। ये सीमित है और बड़ा क्षेत्र क्या हो गई? दीर्घ संधि। आ गया ना समझ में? हाँ हाँ। अब देखो, अब यहां देखते हैं आगे। अब उदाहरण के लिए देखो, जैसे सुधी धन उपास्य, इसे देखते हैं। सुधी धन उपास्य, देखो सुधी धन उपास्य, उपास्य, इसे देखें तो सुधी में देखो क्या बैठा है? ई। आगे सवर्ण है असवर्ण है? असवर्ण मतलब असमान। आगे यदि असमान स्वर बैठा हुआ हो तो इको यणची सूत्र से इक का यण कर दिया, लेकिन किसकी व्यवस्था से? अरे स्थानांतरतमः की सहायता से ई के स्थान पर क्या हो गया? य। ठीक है ना? अब सुधी धन उपास्य, मैं एक उदाहरण आपको बता देता हूं। पहला सूत्र आ गया इसमें इको यणची। इको यणची सूत्र से क्या हुआ? इको यणची सूत्र से इक के स्थान पर यण हो गया। क्या हो गया? यण। ई के स्थान पर यण, चार यणों की प्राप्ति हुई। कौन कौन से? य, व, र, ल। लेकिन स्थानांतरतमः की सहायता से, स्थानांतरतमः इस सूत्र की सहायता से ई के स्थान पर क्या हो गया? य हो गया। अब दूसरा सूत्र आया, एक सूत्र आता है बेटा अनचि च। तो देखो अब कंडीशन हमारे पास क्या निकल के आई? सु ध, ई को हो गया य, आगे बैठा है उपास्य, यही तो है। अब दूसरी, अब अगला सूत्र आएगा आपका अनचि च। अनचि च सूत्र क्या कहता है कि बहुत अच्छे, इसने कहा कि यर के स्थान पर, यर के स्थान पर द्वित्व हो जाता है यदि बाद में, देखो अच से परे, ये सूत्र कहने लगा अच से परे वाले यर को द्वित्व हो जाता है यदि बाद में अनचि अच नहीं हो तो। यदि बाद में अच नहीं हो, अच नहीं हो, अच नहीं हो मतलब व्यंजन बैठा हुआ हो। क्या बैठा हुआ हो? व्यंजन। ये इस सूत्र का अर्थ है। इस सूत्र ने कहा कि भाई यर से परे, यर से यानी अच से परे वाले यर को द्वित्व हो जाता है यदि बाद में अच नहीं हो तो। ठीक भाई, विकल्प से, ये सूत्र विकल्प से बात करता है, विकल्प से। ठीक है ना? विकल्प से, परमानेंटली नहीं करता, विकल्प से। तो देखो अब यहां देखना, सामे कौन बैठा है? ऊ। सामे कौन बैठा है? ऊ। अब ये ऊ बैठा है, उसके बाद में कौन है? ध, और ध यर में आ जाता है। यर, यर बोले तो ह य, हयवरट के या से लेकर के और स स र, है ना? स स र 13वें सूत्र के रा तक। ठीक है ना? अब बचा क्या? यर में आते कौन कौन है, मेरे को ये बताओगे? हाँ, हाँ को छोड़ करके सारे व्यंजन। ठीक है ना? अब इसने कहा कि अच से परे वाले, हाँ तो नहीं है ना, अन्य कोई भी व्यंजन बैठा हुआ हो तो उसको द्वित्व कर दो। अब दो धा हो गए, ध ध, यदि आगे भी व्यंजन बैठा हुआ हो तो। ठीक है ना? अब इसको हटा देता हूं मैं। देखो
अब सु ध ध य उपास्य, ये काम विकल्प से हुआ। एक कंडीशन तो हमारी यही थी और यहां कंडीशन थी, तो शुद्धि उपास्य रूप तो यहीं सिद्ध हो गया। लेकिन अब विकल्प कहता है चाहो तो एक कंडीशन और बन सकती है कि इस स्वर के बाद वाले धा को द्वित्व कर दो, यदि बाद में व्यंजन बैठा हुआ हो तो। ठीक भाई, अब हमने सु ध ध य उपास्य, ये कंडीशन हमारी आ गई, है ना। अब अनचीचा आ गया। अब अगला सूत्र आता है आपका झलाम जस झसी, झलाम जस झसी। ये सूत्र क्या कहने लगा कि अपदांत में तीसरा अक्षर करने वाला पदांत में तो झलाम जसोंते और अपदांत में है आपका झलाम जस झसी, झलाम जस झसी। ठीक भाई, झलाम जस झसी, झलों के स्थान पर जस हो जाता है यदि आगे झस तीसरा या चौथा वर्ण बाद में बैठा हुआ हो तो देखिए इस झल, ये झलों में आ गया, ये झलों में आ गया 1 2 3 4, ये झस में आ गया, चौथा अक्षर है, तो इसके स्थान पर क्या कर दें, सप्तमी है ना, तस्मिन्नेति निर्दिष्टे पूर्वस्य, पहले के स्थान पर परिवर्तन करो, इसके स्थान पर हो गया द। अब कंडीशन आ गई हमारी सु द ध य उपास्य, ठीक है ना, उपास्य। अब अगला सूत्र आया चौथा, आने को तो कई सूत्र आ रहे हैं लेकिन उनका कोई मतलब नहीं है, सिद्ध तो हमारा इसी जगह पे हो गया, लेकिन फिर भी लिख देते हैं। अगला सूत्र आया संयोगान्तस्य लोपः, संयोगान्तस्य लोपः, ये सूत्र कहने लगा कि संयोग संज्ञा जिसकी हो रही है उस सब का लोप कर दो। अरे संयोग तो इसका 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 तीनों का हो रहा है, अरे ये तो ये कह रहा है इन तीनों का ही लोप करो। और जब लोप ही हो जाएगा फिर क्या बचेगा, ये सब कुछ करने का हमारा प्रयोजन क्या है, ठीक है ना, तो इसको निषेध कर दिया। अरे ठहरो ठहरो ठहरो, कुछ विद्वान कहने लगे ठहरो ठहरो, मर गई काहेगो अलोन्तस्य लोपः, अरे सबरे को मत करो भैया, लास्ट वाले वर्ण का कर दो, अलोन्तस्य लोपः, अरे लास्ट वाले का करो, इसका कर दो, इसका तो बन गई। जब या को कर देगा तो फिर ई को या क्यों करे हो, अरे मरंदेव यण प्रतिषेधो वाच्य, अगर वो लास्ट को अक्षर यण प्रत्याहार का है तो उसको रहने दो, उसको रहने दो, यण प्रतिषेधो वाच्य। अगला सूत्र आ गया यण प्रतिषेधो वाच्य, यण प्रतिषेधो वाच्य, अगर वह यण प्रत्याहार का अक्षर है तो उसे रहने दो। अब ये तो यण का है तो इसका मतलब है इन तीनों का यहां पर कोई मतलब नहीं है। इसने कहा सबका लोप करो, इसने कहा लास्ट वाले का करो, इसने कह दिया लास्ट का अक्षर यदि यण प्रत्याहार का है तो मत करो, तो इसका मतलब है इस सब का यहां पे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो देखो अब इन तीनों से जब कोई मतलब नहीं है तो छठवां नियम आ गया अज्झिनम परेण संयोज्यम, अज्झिनम परेण संयोज्यम, संयोज्यम, ठीक है ना। इससे क्या हो गया कि जो अच से रहित हैं उन सबको मिला करके एक पद बना दो, ठीक है ना। शु सु द ध्यू पास्य, ठीक है ना, शुद्ध्यू पास्य, ये बन गया। अगर हम द्वित्व करेंगे तो बनेगा शुद्ध्युपास्य, और नहीं करेंगे तो हमारा इस जगह पर रूप सिद्ध हो गया था कि ई को हमने कर दिया य और ई को या हो गया, तो सुधी में से ई निकाला तो धा हलंत, ठीक है ना, और आगे कौन बैठा है, उपास्य बैठा है, और इसी जगह पे हमने सिद्ध कर लिया तो बन गया शुद्ध्युपास्य, शुद्ध्युपास्य। अगर हम द्वित्व नहीं करेंगे, द्वित्व नहीं करेंगे, द्वित्व का अभाव होगा, द्वित्व के अभाव में, द्वित्व के अभाव में जब द्वित्व नहीं करेंगे, ठीक भाई, जब द्वित्व नहीं करेंगे हम, ठीक भाई, नहीं करेंगे तो शुद्ध्युपास्य रूप बनेगा, और जब द्वित्व कर देंगे तो क्या बनेगा, शुद्ध्युपास्य। क्लियर है। तो देखो दोबारा से समझ लीजिए, पहला अब हर उदाहरण में बन जाएगा ये, हर एक में, हाँ, मध्वरी और मदध्वरी। तो देखो सुधी धन उपास्य, ध्यान से देखें, है हर एक उदाहरण बन जाएगा, हर एक,
मैं सबकी करके बताऊंगा। देखो, सुधी धन उपास्य, अब इस जगह पर देखें, दोबारा से सुनिए। एको यणची सूत्र यह कहता है कि इक के स्थान पर यण हो जाता है, लेकिन किस इक को कौन सा यण होगा? ई के स्थान पर क्या हो जाएगा? य। इसकी व्यवस्था कौन करता है? स्थानांतरतमः। हमने ई को कर दिया य। एक सूत्र आगे हम व्याकरण शास्त्र में पढ़ेंगे, अनची छ, वो ये कहता है कि भाई अगर अच के बाद वाले, अच के बाद यर बैठा है और बाद में अच नहीं है, तो अनची छ सूत्र आएगा। वो ये कहता है उस यर के स्थान पर द्वित्व कर दो विकल्प से। किससे करेंगे? चाहो तो, नहीं चाहो तो हमारा रूप तो यहीं सिद्ध हो गया। चाहो तो एक रूप और बन सकता है। सुधीधन उपास्य के दो रूप बनेंगे, शुद्ध्युपास्य और सुदध्युपास्य। बन की गुरुजी शुद्ध्युपास्य तो हमने पढ़ा है, लेकिन एक और बीमारी पढ़ी है हमने गुरुजी किताबों में, सुदध्युपास्य। वो कैसे बना? तो अनचीचा कहने लगा उस यर को द्वित्व करो यदि वह अच के बाद है और बाद में अच नहीं है तो। अब हमने इसके दो रूप कर दिए इस धा के, सु ध ध य उपास्य। तुरंत ही सूत्र आएगा अपदांत में जलों को जस करने वाला। यदि बाद में तीसरा या चौथा अक्षर बैठा हुआ हो तो सु धा को हमने कर दिया द, सु द ध य उपास्य। ठीक भाई, और जोड़ेंगे तो बन जाएगा सुदध्युपास्य। अगर हम द्वित्व के पक्ष में करेंगे तो सुदध्युपास्य, और द्वित्व नहीं करेंगे तो शुद्ध्युपास्य। रूप तैयार हो जाएगा। तो लिखिए, इसे योग्यता ही उतार दें, चाहो तो मैं इन सूत्रों का अर्थ लिखा दूंगा। पहले उतार दीजिए।
नोट डाल करके अनचि च। अच से परे वाले, अच, अच माने स्वर, अच से परे वाले यर को द्वित्व हो जाता है यदि बाद में अच नहीं हो तो कोष्टक में लिख दो अनचि, अनचि न अचि, यदि बाद में अच नहीं हो तो। हाँ जी, अच से परे वाले यर को द्वित्व हो जाता है यदि बाद में अच नहीं हो तो। ठीक है ना। अगला सूत्र लिखें, झलाम जस झसी। डिटेल से जस तो संधि में कराएंगे। झलाम जस झसी, अर्थ लिखेंगे झल प्रत्याहार के स्थान पर 1 2 3 4 प्लस ऊष्म, झल प्रत्याहार के स्थान पर, झल प्रत्याहार के स्थान पर जस प्रत्याहार, जश, जस का मतलब है तीसरा अक्षर जस, झल प्रत्याहार के स्थान पर जस प्रत्याहार हो जाता है यदि बाद में झस, अब ये वाला झस लिखना, झाझंडा, यदि बाद में झस कोष्टक में लिख दो तीसरा चौथा वर्ण, झ भ य घड़ धस, झवया झवया घड़दस जब गढ़ दस। ठीक है ना, झा से लेके 10वें सूत्र के सा तक तीसरा चौथा आ जाएगा। अपदांत में झल के स्थान पर जस हो जाता है यदि बाद में झस प्रत्याहार के अक्षर बैठे हुए हों तो। ठीक है ना, आप ऐसे समझ लो 1 2 3 4 के स्थान पर तीसरा हो जाएगा यदि बाद में तीसरा चौथा हो तो। चाहो तो देखो संक्षिप्त में लिख सकते हो 1 2 3 4 के बाद में झस प्रत्याहार हो, झस मतलब तीसरा या चौथा, तो 1 2 3 4 के स्थान पर क्या हो जाएगा तीसरा। कहां पे, अपदांत में। ये अपदांत की कंडीशन है। अपदांत में, पदांत में तो घोष वर्ण होंगे तो 1 2 3 4 को तीसरा हो जाएगा, झलाम जसोमते। अपदांत में 1 2 3 4 के स्थान पर तीसरा यदि बाद में तीसरा या चौथा अर्थात जस प्रत्याहार बैठा हुआ हो तो। अगला सूत्र लिखें, संयोगांतस्य लोपः। ये क्या कहना लगा, लिखें, हाँ, अंत में अंत वाले संयोग संज्ञक का, अंत वाले संयोग संज्ञक वर्णों का, अंत वाले संयोग संज्ञक वर्णों का लोप हो जाता है, लोप हो जाता है। यानी ये कहने लगा कि ध ध य तीनों का लोप कर दो, लेकिन अब आया अलोन्तस्य लोपः, अंत वाले संयोग संज्ञक वर्णों का लोप हो जाता है प्रकृत सूत्र से, है ना। अब लिखो अलोन्तस्य लोपः। लिखे, संयोग संज्ञक के अंतिम अलोन्त्यस्य, अलोन्त्यस्य, ये या है, 1 मिनट,
अन्त्यस्य, अलोन्त्यस्य लोपः, अर्थ लिखेंगे इसका, हाँ, अलोन अलह अंत्यस्य, अंत्यस्य, अलोन्त्यस्य लोपः, अर्थ लिखेंगे संयोग संज्ञक के अंतिम वर्ण, संयोग संज्ञक के अंतिम वर्ण का प्रकृत सूत्र से लोप हो जाता है। अर्थात य का लोप हो जाता है, अर्थात यहां पर य का लोप हो जाता है। इस उदाहरण में यही तो रहा, सु ध ध य उपास्य, जलाम जसी से हो गया सु द ध य उपास्य। यहां पर अंतिम वर्ण य का लोप हो जाता है। ये बात किसने कही? अलोन्त्यस्य लोपः ने। अब लिखो वार्तिक यण प्रतिषेधो वाच्यः, यण प्रतिषेधो वाच्यः। लिखें यदि संयोग संज्ञक वर्णों में, यण प्रतिषेधो वाच्यः, यदि संयोग संज्ञक वर्णों में अंत्य वर्ण, अंत्य का मतलब सबसे पिछला, संयोग संज्ञक वर्णों में अंत्य वर्ण यण प्रत्याहार का है तो, यण प्रत्याहार का है तो उसके लोप का निषेध कर देना चाहिए, तो उसके लोप का निषेध कर देना चाहिए। अब आप समझे होंगे संयोगांत से तो पूरे संयोग संज्ञकों का कर रहा है, अलोअंत से यह कह रहा है कि संयोग संज्ञकों में लास्ट का अल है उसका लोप करो, और यण प्रतिषेधो वाच्य यह कह रहा है कि लास्ट का अल यदि यण प्रत्याहार का है तो लोप मत करो। ठीक है ना? तो इसका मतलब है तीनों का यहां कोई कार्य नहीं हुआ। ठीक है ना? चलो इसको भी लिख दो भले ही, अज्झीनम परेण संयोज्यम, अज्झीनम, अज्झीनम परेण संयोज्यम। अज्झीनम परेण संयोज्यम, जो वर्ण अच धन हीनम अज्झीनम, पूर्व सवर्ण संधि है इसमें, जयोन्य तरस्याम, है ना? अच धन हीनम अज्झीनम, तो जो वर्ण अच से रहित है, अच माने जो वर्ण अच से रहित है उन्हें बाद वाले वर्ण के साथ जोड़कर, जो वर्ण अच से रहित हैं उन्हें बाद वाले वर्णों से जोड़कर या बाद वाले के साथ जोड़कर बाद वाले वर्ण के साथ जोड़कर लिख देना चाहिए। बाद वाले वर्ण के साथ जोड़कर लिख देना चाहिए। ठीक भाई, कोई दिक्कत? अब देखो आगे चलते हैं। अगला देखते हैं मधुधन, दूसरा उदाहरण देखते हैं मधुधन अरि। ठीक है ना? मधु प्लस अरि, मधुधन अरि, मधु प्लस अरि।
पहले एक एक लेते हैं, फिर अनेक उदाहरण लेंगे। दूसरा उदाहरण चलता है मधु प्लस अरि। इसमें देखो मधु में कौन बैठा है, ओ। आगे समान है असमान, एको एनर्जी सूत्र आएगा, और ऊ के स्थान पर वाह करने वाला सूत्र है स्थानांतरतमः। ऊ की जगह पे वाह कर दिया हमने, ठीक है ना। अब देखो जब हमने वाह कर दिया, ठीक, तो एक तो हमारा यहीं सिद्ध हो गया मध्वरी द्वित्व के अभाव में, ठीक है ना, मध्वरी। अब बात आती है कि गुरुजी बाकी तरह द्वित्व करके बताओ, तो अनचीजा ये कहता है कि देखो मधु, मधु में देखो यहां जब हम तोड़ेंगे मधु में से ऊ निकला, ऊ निकला तो क्या बचा था हमारा ध। आगे देखो क्या बचा है अरि, ठीक है ना, अरि निकला है, अरि निकला है, ठीक, अरि निकला है। अब आचार्य कहने लगे अनची च सूत्र ये कहता है, अनची च, इस सूत्र ने ये कहा कि स्वर के, देखो स्वर मां में स्वर बैठा है अ, इसके बाद वाले को द्वित्व करो, तो म ध ध ई हमने इको एड़ची से कर लिया, व अरि, ठीक है ना। अब देखो बुई झलाम जस जसी धा को करेंगे द, और तीनों बेकार के हैं, अज्झिनम परेण संयोज्यम। अगर द्वित्व करेंगे तो द्वित्व पक्ष में क्या बनेगा देखते हैं, तो म द ध व अरि। अगर द्वित्व किया तो बनेगा म द ध्व रि, ठीक है ना, पद बना दिया हमने। द्वित्व किया तो मदध्वरी बनेगा, और द्वित्व नहीं किया तो मध्वरी बनेगा। क्लियर है ना, ठीक है ना। सूत्र आप जानते ही हो, मैंने लिख दिया है, लिख दो इस उदाहरण को भी। मधु प्लस अरि, अरे धू में ऊ है, एको अणची और स्थानांतरतमः की सहायता से ऊ के स्थान पर क्या हो गया वाह। अब अनचीचा ने यह कहा द्वित्व नहीं किया तो मधवरी मध्वरी बन गया। लेकिन अब कहा कि विकल्प से गुरुजी द्वित्व करके बताना, जब द्वित्व करके बताया तो धा के स्थान पर दो हो गए, म ध ध व अरि, झलाम झसझसी की सहायता से धा को हो गया द, और म द ध्वरी, मदध्वरी बना तो द्वित्व पक्ष में बनेगा, और द्वित्व के अभाव में क्या बनेगा मध्वरी बनेगा। लिख दीजिए। नहीं, झलाम जस जैसी जब जरूरी है आगे तीसरा करना हो तो, और जब यथास्थिति तीसरी बन रही है तो झलाम जस जैसी की आवश्यकता ही नहीं है। हाँ, वहां अलग सूत्र लगेगा। हाँ हाँ, नहीं लगेगा। झलाम जस जैसी जब लगेगा जब तीसरा चौथे के बाद में तीसरा चौथा हो, तो तीसरे चौथे को तीसरा करो। हाँ लिखिए। अब तीसरा, अब हम कहेंगे ये तो मध्वरी है। अब चले उदाहरण के लिए, देखो धात्री प्लस अंशः, धात्री प्लस अंशः, इसको देखिए पहले तब लिखना, एक साथ उतार लेना। धात्री प्लस अंशः, त्री में कौन बैठा है री, री के आगे असमान स्वर है तो यण संधि के नियम से री को क्या हो गया र, क्या बन गया र। अब देखो धात्री में से री निकाला तो त हलंत, ठीक है ना। आगे कौन बैठा है अंश, ठीक है ना। अब देखो अनचीचा क्या कहने लगा, ये तो द्वित्व के अभाव में यही सिद्ध हो जाएगा, ठीक है ना। द्वित्व के अभाव में मैं सिद्ध कर लेता हूं, यहां धा ता और राशि बनेगा त्र, आ मिला दीजिए अंशः, धात्रंशः, पद बना दिया हमने, ठीक। अच्छा एक बात और समझिए, धात्री प्लस अंशः हमेशा कभी आप विच्छेद करो तो देखो ऐसे ऐसे करेंगे अपन, धात्री प्लस अंश, ये वाला रूप सही है। अगर आपको विसर्ग लगा करके और बिना विसर्ग लगा करके दोनों रूप दे रखे हो तो बिना विसर्ग वाला सही होता है। कारण क्या है कि समास में संहिता नित्य होती है। समास में पहले विभक्ति लोप करते हैं, रमा रमायाः ईशः, रमा गस ईश सु,
गस और सुह दोनों हट गए तो विसर्ग कहां रहा उसमें, ईसा में। जब हम जोड़ देंगे तो रमेश बनेगा और कृत तद्धित समासास्य सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा अब रमेश की होगी, और जब रमेश की प्रातिपदिक संज्ञा होगी तो प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, विसर्ग बाद में आएंगे। अगर कोई रमेश शब्द का विच्छेद पूछे तो आपको रमाधन ईस, ना कि ईसहा। ये तो है विद्वानों वाली बात। और अगर आता ही नहीं है विसर्ग, मतलब विसर्ग सॉरी आ रहा है, ऐसे उदाहरण नहीं दे रखा है कि रमाधन ईशा और रमाधन ईस, अगर ऐसी कंडीशन नहीं है तो विसर्ग वाला दे रखा है तो विसर्ग वाला कर दीजिए। लेकिन अगर कोई विद्वान पेपर बनाए कि रमाधन ईशा और रमा प्लस ईस, कौन सा सही है, तो रमाधन ईस, ना कि ईसा, बिना विसर्ग वाला। ये विसर्ग तो लास्ट में आके लगेगा, ऊपर कहां से आ गया, ये जो हम लगा के चलते हैं ना, ये सब गलत है, ये सब गलत है। जुड़ने के बाद यहां विसर्ग आएगा। अगर कोई तुमसे कहे कि धात्रिंसः इसका विच्छेद करिए, तो धात्रिंस का ये विच्छेद है, देखो जो अब हमने लिखा है, बिना विसर्ग वाला, बिना विसर्ग वाला, बिना विसर्ग वाला सही है। और अगर बिना विसर्ग वाला नहीं दे रखा है तो ये सही है, ठीक है, जब सही नहीं रखा। हम्म देखिए, यानी आपको समझ में आया होगा, धात्री धन अंशः, त्रि में री बैठा है, आगे यण संधि के नियम से री को कर देंगे र, और वंश आएगा धात्रिंसः अभाव पक्ष में। और जब द्वित्व किया तो त त दो हो गए अनचीजा से, आगे र अंशः, और जोड़ा तो क्या बन गया, धात्रिंसः। द्वित्व करेंगे तो ये रूप बनेगा, और नहीं करेंगे तो धात्रिंसः रूप बनेगा। ठीक।
देखिए चलें आगे। अब चौथा उदाहरण चलेगा आपका री प्लस आकृति, री प्लस आकृति, ठीक है ना, बिना विसर्ग वाला सही है। और अब हम चल रहे हैं उसी पारंपरिक सिद्धांत पर, री प्लस आकृति। री के आगे असमान स्वर हो तो री को क्या करेंगे, ल, और ल में आकृति जोड़ा तो क्या बन गया, लाकृति। अब आप कहोगे गुरुजी इसमें द्वित्व नहीं होगा क्या? इसमें इसलिए द्वित्व नहीं होगा, उसने कहा देखो री, री स्वतः एक स्वर है, क्या है, स्वर, ये व्यंजन व्यंजन नहीं है। वो ये कहता है कि स्वर के बाद वाले व्यंजन को द्वित्व कर दो यदि बाद में भी व्यंजन बैठा हुआ हो तो, यही तो कहता है। अब ये हमारा स्वर है, आगे स्वर है, यहां कंडीशन पैदा ही नहीं हो रही है अनचीचा वाली, तो अनचीचा झलाम जस जसी वगैरह वगैरह कोई कंडीशन पैदा नहीं, न संयोगांतस्य न हलोंतस्य न यण प्रतिषेधोवाच्य, कोई नहीं, डायरेक्ट इको यणची और स्थानांतरतमः की सहायता से री को क्या कर दिया, ला। यहां इसका कोई मतलब नहीं है, यहां द्वित्व कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं, लिख दो री प्लस आकृति। अब बहुत सारे अन्य उदाहरण देखेंगे। देखो भाई अन्य उदाहरण, अन्य उदाहरणों में देखें, जैसे देखो स्त्री धन उत्सवः, पार्वती प्लस आराधनम, आराधनम, ठीक है ना। आगे इति धन आदि, शो धन आगतम, अनु प्लस अय, अय, ठीक, बद्धू वधू प्लस आदेशः। चलो इनको कर लेते हैं पहले। स्त्री धन उत्सवः, स्त्री ई दिख रहा है ना तुम्हें, ई के आगे असमान है तो ई को कर देंगे य। देखो स्त्र युत्सवः, कोई दिक्कत, स्त्री उत्सवः, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो अगर आप कहेंगे गुरुजी द्वितीय पक्ष में क्या बनेगा, तो देखो त त य उत्सवः, अब त त य, अब ता है आगे भी ता है, त्र्युत्सवः, जो धातृंश वाला रूप बना था ना वो। अब देखो हाँ, पार्वती प्लस आराधनम, ई को या कर दिया हमने, पार्व ता आधा कर देंगे, ई को या कर दो, त य में आराधनम, आराधनम, पार्वत्याराधनम, कोई दिक्कत। इति प्लस आदि, ई को या कर दो, इत्यादि, ठीक है ना। सु, ऊ को वाह कर दें, सु प्लस आगतम, स्वागतम। अनु प्लस अय, ऊ को वाह कर देंगे, अन्वयः। बधू धन आदेश क्या बनेगा, बध्वादेशः, ठीक है, उतारिए, बध्वादेशः। देखो और उदाहरण देख लें, चलो तोड़ेंगे इनको। इत्वक्त्वा, इत्युक्त्वा, दिव्यानुग्रह, दिव्यानुग्रह, स्त्रीवाच, है ना। तो देखो एक बात ध्यान रखना, नियम लिखाऊंगा मैं तुम्हें आगे कि यदि य व र इनसे पहले आधा अक्षर है तो 100% यण संधि होगी, ठीक है ना। अब या से पहले आधा है तो ई की मात्रा लगाओ, और यदि वह जो पहले वाला है स्त्रीलिंग है तो बड़ी लगाना, अन्यथा चाहे वो पुल्लिंग है नपुंसकलिंग है अव्यय है क्या, छोटी की लगाओ, ठीक है ना। देखो या से पहले आधा है ना, छोटी की लगा दो, इति प्लस य में से स्वर निकालो, उक्त्वा, क्या करेंगे, उक्त्वा,
या से पहले आधा है ना देवी। अब देवी शब्द तो स्त्रीलिंग है, बड़ी से तोड़ दो, देवी प्लस अनुग्रह, ठीक है ना, अनुग्रह। या से पहले आता है ना स्त्री, स्त्री शब्द तो स्त्रीलिंग है, बड़ी की मात्रा लगाओ, स्त्री धन, या में से स्वर निकालो, उवाच। कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो नेक्स्ट। और उदाहरण देंगे। चले आगे, देखिए देखो अब, कोई भी ऐसा उदाहरण तो नहीं है जो समझ में नहीं आ रहा हो? सारे कोई परेशानी? चलो चलें, देखिए अब अगला उदाहरण, पितृ प्लस अनुमति, पितृ प्लस अनुमति। देखो इसको जोड़े, एक उदाहरण जोड़ लेता हूं। ये कौन है? री। री के आगे समान है असमान? असमान। समान असमान का मतलब ये होता है कि री के आगे समान से मतलब है री हो, री नहीं है ना, असमान है, कोई भी हो तो मैं उससे कोई लेना देना नहीं है। री को क्या कर दिया हमने? र, ठीक है ना। त्रि में से री निकाला, त हलंत, ठीक है ना। आगे कौन बैठा है? अनुमति, ठीक है ना, अनुमति बैठा है। और जब हम जोड़ेंगे तो ता और राशि बनेगा त्र, पित्र नुमति, पित्रानुमति। कोई दिक्कत? चलो अन्य उदाहरण, मातृ प्लस आदेशः, भ्रातृ प्लस आज्ञा, भ्रातृ प्लस आज्ञा, है ना, मातृ प्लस अनुबंध, अनुबंध, गसलरी, गसलरी। चलो री का अभी बाद में देखेंगे। मातृ प्लस अनुमति, अनुमति, अनुमति ही। अब देखो त्रि, री के आगे असमान स्वर हो तो री को करेंगे रा, और ता और रा से बनता है त्र, तो मात्र, त्र में बढ़िया की मात्रा मात्रादेश, ता और रा बनेंगे त्र, भ्रात्राज्ञा, ठीक है ना। ता और रा से त्र बनेगा मात्रनुबंध, ठीक है ना। आगे देखो ता और रा से त्र बनेगा मात्रनुमति, मात्रनुमति, ठीक है ना। अब देखो री का उदाहरण ले लेते हैं। री के, री प्लस आदेश हमने लिख दिया, री प्लस अनुमति, री प्लस अनुमति, ठीक है। री प्लस आदेश, चलो एक सेकेंड, अनुबंध,
अनुबंधः, री प्लस आकार, आकार, घसलरी प्लस आदेश, ठीक है ना। अब देखो री प्लस अनुमति, री एक स्वर है, इसमें ला में से री मत निकालना, री एक स्वर है संस्कृत में, आगे यदि असमान बैठा हुआ हो तो री को करेंगे ला, और ला में सीधे ही आगे जोड़ दो, अनुमति लिख रहा है तो लनुमति, ठीक है ना, लनुमति। री प्लस अनुबंध, री को ला किया और ला में अनुबंध जोड़ा तो लनुबंधः, और री प्लस आकार, री को ला करेंगे तो बनेगा लाकारः, ठीक। और घसलरी, री को हमने ला कर दिया तो घसलादेशः, क्या बनेगा, घसलादेशः, घसलादेशः, घसलादेशः। री का मतलब है टेढ़ा बेड़ा, री का तात्पर्य है टेढ़ा मेढ़ा, री का मतलब है टेढ़ा मेढ़ा, ठीक भाई, टेढ़ा मेढ़ा कह दो, या री को आप भगवान शिव कह दो या भगवान कृष्ण कह दो, ठीक। और री का अर्थ नौ भी होता है ना, लाकृति, री प्लस आकृति, री प्लस आकृति, ठीक है ना, री प्लस आकृति, री को हमने ला कर दिया, ला में आकृति जोड़ा तो का बन गए लाकृति। री संख्यासु लाकृति यथा, सज्जन पुरुष संख्याओं में नौ की तरह होते, देखो नौ, सज्जन पुरुष और दुर्जन पुरुष में एक अंतर है, दुर्जन पुरुष तो पहली बात तो यह संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, एक, और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, नौ। दुर्जन पुरुष तो एक की तरह होता है कुछ नहीं अपने पास, लेकिन सह ठाड़ो है, मरे हुए जा रहा है, इठे हुए जा रहा है, लेकिन सज्जन पुरुष देखो कैसे बैठा है, मुंडी घुमा के ऐसे बैठा है, सबसे बड़ी संख्या है, लेकिन देखो गर्दन झुकी हुई है, विनम्र बना हुआ है कि नहीं है, कितना बड़ा धन है लेकिन विनम्र है। सेठ जी महाराज पे बहुत पैसा होता है लेकिन कभी भी वो क्रोध करते नहीं करते, और हम तुम देखो एक बोरी लाए हैगो तो हैगो केस ला के हैगो लाला, अब कोई जरूरत ना फोड़ दे वलियों काऊ की टाट है ना, तो ये होता है। उतार दीजिए। लंगः बदध्वागमनम, गमनम, कुछ उदाहरण ऐसे लिख रहा हूं जो आप करोगे, बदध्वागमनम, चंबवागमनम, चंबवागमनम, सिद्धत्वेतत्, सिद्ध्यत्वेतत्, त्वेतत्, सिद्ध्यत्वेतत्, भ्रातृक्तः, भ्रातृक्तः, त्वष्ट्राकांक्षा, चलिए साहब।
देखो, देखिए, ली प्लस उपदेशः, ली को करेंगे हम ला, और ला में ऊ की मात्रा जोड़ेंगे तो का बन गई लुपदेशः। अब आगे देखें, अब ला है, अभी नियम लिखाने वाला हूं। यदि ला में स्वर बैठा है ना, और उसका यदि आप विच्छेद करने जा रहे हो तो उस ला को तो री में चेंज करो, और ला में से स्वर जो है उसको निकाल के लिख दो, री प्लस अंगः। ठीक है ना। आगे बदध्वागमनम, देखो, अगर तुम्हें ला दिखाई दे और ला में स्वर दिखाई दे रहा है और तुमसे कहा जाए कि विच्छेद करिए, तो उस ला को तो री में चेंज कर दो, कर दिया। अब ला में कौन सा स्वर बैठा है, अम। अब इस अम को आगे निकालें और पीछे जो है उसको बिठा दो, री प्लस अंगः। लुपदेशः, इसको भी तोड़ के देख लो आप, ला को तो री में चेंज करो, री प्लस स्वर कौन सा बैठा है इसमें, ऊ, उपदेशः। ठीक है। अब देखो, बदध्वागमनम, ये द्वित्व हो रहा है ना, ये द्वित्व हो रहा है, तो अब इसको तो छोड़िए, वहां से पहले आधा है तो ऊ की मात्रा लगाएं, बधू प्लस वा में से स्वर निकालिए, आगमनम, बधू प्लस आगमनम। ठीक है ना। आगे देखो, वा से पहले आधा है, आधे में ऊ, छोटा ऊ लगाए या बड़ा ऊ, चमू, चमू का मतलब है सेना, सेना आ रही है। अब सेना शब्द तो स्त्रीलिंग है, तो चमू, इसको हम तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा, चमू प्लस व में से स्वर निकालो, आगमनम। ठीक है ना। अब देखो सिद्धत्वेतत्, इस उदाहरण को देखें। ठीक है ना, एक सेकेंड, सिद्धत्वेतत्, सिद्ध्यत्वेतत्। अब ये उदाहरण है त्वष्ट्राकांक्षा, ये उदाहरण है त्वष्ट्राकांक्षा। एक त्वष्ट्राकांक्षा और एक भ्रातृक्तः, भ्रातृक्तः। अब देखिए, इन तीनों उदाहरणों को तोड़ने की बात आए, या सिद्धत्वेतत्, देखो वा से पहले आधा है, यहां बाप कहे तो सही रहे हो, यहां से पहले भी तो है गुरुजी, लेकिन मूल शब्द है सिद्ध्यतु, है ना। तो वा से पहले आधा है तो आधे में ऊ की मात्रा लगाएंगे, शी, है ना। देखिए, सिद्ध्यतु, सिद्ध्यतु, धन, व में से स्वर निकालिए, एतत्। ठीक है ना। अब देखो, ये लिख रहा है तो मेरे रा, राकांक्षा। यदि रा से पहले आधा है, देखो रा से पहले कौन है, ट, ट धन र। यदि रा से पहले आधा है तो री की मात्रा लगाएं, है ना। तो त्वस, त्वस ट्री हो गया। आधे में री की मात्रा लगाओ, आधे में मैंने लगा दी री की मात्रा, त्वस्ट्री प्लस र में कौन बैठा है, आ, आकांक्षा। ठीक है। अब जोड़ के देख लो, भले ही नहीं समझ में आए तो, ट्री में कौन बैठा है, री। आगे असमान स्वर है, री को कर दिया हमने र, क्या कर दिया, र। त्वस्ट्री में से री निकाला तो त्वस्ट, हलंत। आगे बैठा है आकांक्षा। ठीक है ना। अब हम जोड़ेंगे तो टा के बाद में जब रा बैठा हुआ हो तो उसके दोनों तरफ पैर हो जाते हैं, उसके दोनों तरफ पैर हो जाते हैं, हो गया। अब इस रा में बड़े आ की मात्रा लगाया तो ये हो गया, और आगे कांछा। देखो ये और ये सेम है, सेम है ना। अब देखो भ्रातृक्तः, ता और रा से बनता है ना, ता और रा से क्या बनता है, त्र। यदि रा से पहले आधा बैठा है तो उस आधे में री की मात्रा लगाओ, लगा दिया। तो अब क्या बनेगा ये, भ्रातृधन, रा में कौन बैठा है, ऊ, उक्तः। कोई दिक्कत, वो मिट गया है, भ्रातृ धन उक्तः।
कठिन उदाहरण ही आते हैं पेपर में। अब यहां सिद्धत्वेतत् त्वष्ट्राकांक्षा भ्रातृक्तः। अब इतना जानने के बाद अब आप लिखेंगे संधि पहचानने का नियम। लास्ट में लिख दीजिए संधि पहचानने का नियम। संधि पहचानने का क्या नियम निकलेगा? संधि पहचानने का नियम लिखे, डाल दीजिए आप, नोट डाल के उन्हें लिखा देंगे बाद में। संधि पहचानने का नियम, आप पीछे लिख लेना वो। संधि पहचानने का नियम, यदि यदि यह, पूरे पूरे लिखना यह, क्योंकि इनमें स्वर मिला हुआ आएगा। यदि यह व रा से पहले, यदि यह व रा से पहले, रा से पहले, यह व रा से पहले आधा अक्षर बैठा हुआ हो, आधा अक्षर बैठा हुआ हो, तो वहां निश्चित रूप से, तो वहां निश्चित रूप से यण संधि होगी। लगभग लगभग 99%, ठीक है ना? तो वहां निश्चित रूप से यण संधि होगी। अब ये तो पहचानने का नियम है। अब लिखेंगे विच्छेद करने का नियम। विच्छेद करने का नियम, विच्छेद करने का नियम, करने का नियम, विच्छेद करने का नियम, विच्छेद करने का नियम। विच्छेद करने का नियम, अब इसमें लिखें यदि य व रा से पहले, य व रा से पहले आधा अक्षर बैठा हुआ हो, तो उस आधे अक्षर में, उस आधे अक्षर में क्रमशः, क्रमशः, उस आधे अक्षर में क्रमशः ए, ओ, री की मात्रा, आधे अक्षर में क्रमशः ए, ओ, री की मात्रा लगाकर, लगा देते हैं, कर छोड़िए, लगा देते हैं। उसके बाद य व र में से, उसके बाद य व र में से स्वर को हटाकर दूसरी तरफ लिख देते हैं। य व र में से जो भी स्वर बैठा है,
य व र में से स्वर को हटाकर दूसरी तरफ लिख देते हैं, लिख देते हैं। अब दूसरा नियम लिखें। ये तो ला वाला नियम अभी नहीं लिखाया है हमने, य व रा के लिखाए हैं। तो दूसरा नियम लिखें, यदि ला के बाद स्वर बैठा हुआ हो तो ला को री में बदलकर, ला को री में बदलकर, देखो हमने जैसे यहां बताया है लंग, ला को री में बदलकर उसके बाद ला में से स्वर को हटाकर, ला में से स्वर को हटाकर दूसरी तरफ लिख देते हैं। ला में से स्वर को हटाकर दूसरी तरफ लिख देते हैं, दूसरी तरफ लिख देते हैं। ठीक भाई। अब एक बार पढ़ के देखो, मैंने ये बताया कि संधि पहचानने का नियम, यदि य व रा से पहले आधा हो तो निश्चित रूप से लगभग लगभग यण संधि होगी, लेकिन यदि तोड़ने की बात आए तो य व रा से पहले आधा है तो उस आधे में या से पहले आधा है ई लगाओ, वा से पहले आधा है उ लगाओ, रा से पहले आधा है री की लगाओ, प्लस या में य व रा में जो भी स्वर बैठा है उधर पटक दो, यानी बाद में। और ला में स्वर बैठा हो तो ला को री में चेंज करो, प्लस में ला में जो भी स्वर बैठा है उसे बाद में रख दो। जैसे लंग तोड़ा हमने, है ना, तो ला को री में चेंज किया और प्लस ला में अम बैठा है और बाद में जो है वो लिख दिया हमने लंग। ठीक है ना। अब इन उदाहरणों को उतार ले, उतार लिया आपने ये। पितृ प्लस अनुमति, एक बार बोल दीजिए, पितृ प्लस अनुमति, मातृधनादेश, भ्रातृ आज्ञा, मातृ अनुबंध, मातृ अनुमति, लृ अनुमति, लृ अनुबंध, आगे लृ आकार और घसलृ आदेश। जय श्री कृष्णा, शुभ रात्रि, नमस्ते।